नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बहन मायावती जी की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज विपक्ष की जो बैठक कल हुई थी उसको लेकर के तमाम सारी बातें कही। उनकी बातों का हम एक एक कर विश्लेषण करेंगे और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मायावती विपक्षी एकता की राह में रोड़े क्यों अटका रही है। आखिर क्या वजह है कि मायावती ना एनडीए के साथ है और ना ही इंडिया के साथ विपक्षी एकता का जो गठबंधन तैयार हुआ उससे भी मायावती ने दूरी बनाकर रखी। और मायावती आज दोनों ही गठबंधनों को ये कह करके कोस रही है कि ये दोनों ही गठबंधन जातिवादी है। तो आखिर मायावती के इस फैसले से या मायावती के इस दांव से किसको नफा होगा और किसको नुकसान होगा, इस पूरे मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मायावती ने ये दूरी दोनों ही गठबंधन से क्यों बना के रखी है। तो इस चर्चा की हम शुरुआत करें इससे पहले अपने तमाम जो खास मेहमान है उनका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे जी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से दीपक रंजन जी, कांग्रेस से हमारे साथ सचिन रावत जी मौजूद हैं और हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी यानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से अरुण राजभर जुड़ेंगे और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है। तो आज हम शुरुआत करेंगे समाजवादी पार्टी से। दीपक रंजन जी, सीधा सा सवाल ये है कि जिस विपक्षी एकता का झंडा आप बुलंद कर रहे हैं वो विपक्षी एकता मायावती के बगैर कैसे पूरी होगी? देखिए मानस भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पे जो कल विपक्षी एकता की कल जो बैठक थी और जो नाम निकल के आया गठबंधन का, उस नाम के लिए हम सब बड़े उत्साहित हैं। और इतना अच्छा नाम आज विपक्ष लोगों ने मिलकर के दिया है कि उससे हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना हमारे अंदर जागृत है। क्योंकि इंडिया नाम एक अपने आप में ऐसा नाम है मानस भाई कि उसका नाम सुनते ही आदमी जो है उत्तेजित हो जाता है और चेतना से परिपूर्ण हो जाता है। और देखिए, रहा सवाल आदरणीय मायावती जी का, मायावती जी की अपनी पार्टी है और वो कहाँ जाना चाहती है कहाँ नहीं जाना चाहती, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। लेकिन मैं बार बार मानस में एक बात कहना चाहता हूँ, जब आज लड़ाई देश को बचाने की है, लड़ाई आज 9 साल से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में कुशासन चल रहा है, जब आज भारतीय जनता पार्टी को हराने की और हटाने की लड़ाई है, तो आदरणीय मायावती जी विपक्ष के साथ क्यों नहीं है, इंडिया के साथ क्यों नहीं है, ये तो कुछ समझ से परे है। जरूर उन्होंने कुछ सोचा होगा। अभी इस विषय में हम लोग के शीर्ष नेतृत्व और गठबंधन के और लोग जो है निश्चित रूप से इस पर बात करेंगे और कोई ना कोई इसका निष्कर्ष जो है बिल्कुल निकल करके आएगा। जी मानस भाई। दूसरा सवाल हम आनंद दुबे जी से लेते हैं। आनंद दुबे जी, बीजेपी तो मायावती की इस फैसले से काफी खुश नजर आ रही होगी क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के गठबंधन को चोट पहुंचाने के लिए जिस तरीके से उम्मीदवार उतारे गए, ये साफ तौर पर कहा गया कि बीजेपी को अप्रत्यक्ष तौर पर इसका बहुत बड़ा फायदा मिला। जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की आग से आप परेशान थे, उस किसान आंदोलन का कोई असर इसलिए नहीं नजर आया क्योंकि मायावती ने जो कैंडिडेट्स दिए वो निश्चित तौर पर अप्रत्यक्ष तरीके से समाजवादी पार्टी और लोक दल के गठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो आपके लिए तो ये अच्छी बात हुई। आनंद मानस भाई, देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, मैं 2-3 चीजों में अपनी बात रखूंगा। पहली चीज तो ये है कि जो ये बात है कि उन्होंने कैंडिडेट दिया इसलिए भाजपा को फायदा हो गया, मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको दे देता हूं कि समाजवादी पार्टी जब रामपुर और आजमगढ़ में लोकसभा के उपचुनाव हो रहे थे तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि आजमगढ़ हम इसलिए हार गए क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने वहां अपना कैंडिडेट लड़ा दिया, और रामपुर में कहा कि रामपुर हम इसलिए हार गए क्योंकि बहन जी ने कैंडिडेट नहीं दिया। अब ये तो गजब है ना कि कैंडिडेट लड़ा तो ये कह रहे हैं कि लड़ गया इसलिए हार गए, और दूसरी जगह कह रहे हैं नहीं लड़ा इसलिए हार गए। तो सबसे पहली चीज तो दिशा भ्रम मतिभ्रम की स्थिति जो है वो समाजवादी पार्टी में और विपक्ष में है। अब मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूँ, मायावती जी किसके साथ जाएंगी किसके साथ नहीं जाएंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगी, या उनकी पार्टी का फैसला है। लेकिन उनको पता है 2019 में उन्होंने साथ आके देख लिया है कि नतीजा क्या होता है, और समाजवादी पार्टी की हकीकत वो पहले भी जानती थी, एक बार और जान गई। और उनको पता है कि ये जो विपक्ष का ये जो एक अभी जो ये सर्कस चल रहा है और जो ये बैठके का दौर चल रहा है, ये बहुत लंबा चलने वाला नहीं है, अपने आप सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि इनमें पहले तो ये तय कर लें कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे,
इसके बाद ये तय कर ले कौन किससे कहां लड़ेगा। और एक चीज जो दीपक रंजन जी ने अभी कही कि जैसे ही नाम आया इंडिया तो हम बहुत खुश हो गए, हमें नई ऊर्जा मिल गई। अच्छा, इतनी ऊर्जा मिली कि अबू आजमी इनके एक विधायक है, उन्होंने कहा कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। तो इनसे पूछ लीजिए कि आइडिया ऑफ इंडिया में ये भी है क्या कि वंदे मातरम नहीं बोलना है, नाम इंडिया का रहेगा लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलना है। इसके अलावा अब मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी भविष्य में आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की पैरवी भी नहीं करेगी, सर्जिकल स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बताएगी। इसके अलावा शफीकुर रहमान बर्क जो है वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तुलना अब तालिबान के खूंखार आतंकवादियों से नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आइडिया ऑफ इंडिया इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है तो कम से कम ये चीजें मुझे लगता है कि भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होंगी। और सबसे बड़ी बात मानस जी कि रीब्रांडिंग करने से कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि दुनिया की एक बड़ी कंपनी है फेसबुक, उसने 2021 में अपने नाम में थोड़ा परिवर्तन किया, मेटा करने से आज उसके पास इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब कुछ है। $100 बिलियन की जो है वो घाटे में चली गई है। इसके अलावा डंकन डोनेट्स करके अमेरिका की कंपनी हुआ करती थी, उसने अपने नाम का रीब्रांडिंग किया, कंपनी डूब गई, खत्म हो गई। तो रीब्रांडिंग जो है वो काम नहीं आती है। और रीब्रांडिंग किसके लिए? उस राहुल गांधी जी के लिए, जिनका बार बार नए नए अवतार में विपक्ष ने जो है सामने लाया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हर बार कभी शिव शिव भगवान के भक्त के रूप में, कभी एंग्री यंग मैन के रूप में, कभी किसान के रूप में, अलग अलग रूप में राहुल गांधी की ब्रांडिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन वो हमेशा अपनी पार्टी पे जाके गिर पड़े। तो ये जितने भी लोग हैं जो भी उस मंच पे बैठे हैं, कोई अपने परिवार को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, कोई भ्रष्टाचार को छिपाने की लड़ाई लड़ रहा है, और कोई जेल से बचने की लड़ाई लड़ रहा है। ये सारे वो लोग हैं। अनिल दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल दुबे जी, मायावती ने कुछ साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि वो किसी भी गठबंधन में शामिल होने नहीं जा रही। हालांकि वो ये भी कह रही है कि हम मध्य प्रदेश में, राजस्थान में तो अकेले लड़ेंगे, लेकिन तमाम दूसरे राज्य हैं वहां पर हम जो क्षेत्रीय दल है उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं। तो आखिर उत्तर प्रदेश में आकर ऐसा क्या हो जाता है कि मायावती तमाम जो गठबंधन उनसे दूरी बना लेती है और कहती है कि हम बिल्कुल अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो क्या ये माना जाए कि जिस जाट और दलित गठजोड़ की कि आप लोग सरपरस्ती करते हैं या आप लोग उसका झंडा लेके चलते हैं, ठीक मायावती भी तो उसी आधार पर ही अपनी सियासत को आगे बढ़ा रही हैं। तो आपको लगता है कि अप्रत्यक्ष तौर पर या प्रत्यक्ष तौर पर ही सही, मायावती अकेले चुनाव लड़ करके आपके गठबंधन को उत्तर प्रदेश में तो कम से कम डैमेज कर ही सकती है? देखिए मानस जी, मायावती जी इस देश की बड़ी नेता हैं, अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उनको अपनी पार्टी के फैसले लेने का अधिकार है। लेकिन जहां तक जो उन्होंने फैसला लिया है, हम तो उनसे यही अपील करेंगे कि वो अपने फैसले पर, जो उन्होंने निर्णय लिया है, उस पर पुनर्विचार करें और वो विपक्ष को मजबूत करने का काम करें। क्योंकि जो मुद्दे हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी से उनको लड़ना है और वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की बात कर रही है, तो वो इंडिया के साथ जुड़ करके, विपक्ष के साथ जुड़ करके ही भारतीय जनता पार्टी से लड़ा जा सकता है। अब ये उनको तय करना है कि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की बात करेंगे या जो है वो अकेले लड़ेंगे। लेकिन हम उनसे यही अपील करेंगे कि वो इंडिया के साथ, विपक्ष के साथ आकर के खड़ी हों और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो उन्होंने किसानों, नौजवानों के साथ छल करने का काम किया है, महंगाई को बढ़ाने का काम किया है, पूरे देश में संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया है, वो हमें और इस लड़ाई को जो है मजबूत करने का काम करें। मैं उनसे यही जो है अपील करता हूँ। अरुण राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण राजभर जी, राजनीति के जो जानकार है वो ये मानते हैं कि पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दो ऐसे इलाके हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, और पूर्वांचल में आपका साथ मिलने के बाद वहां पर संजय निषाद यानी निषाद, राजभर और कुर्मी या अति पिछड़ों का जो वोट बैंक है वो तो सहज दिया बीजेपी ने, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनौती अभी बाकी थी। लेकिन इन सबके बीच मायावती का ये ऐलान कि वो दोनों ही गठबंधन से समान दूरी बना के रखेंगी, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही, लेकिन मायावती ने
बीजेपी और आपको एक बड़ी राहत दे दी? देखिए हर पार्टी का अपना अपना स्टैंड होता है और अपने तरीके से वो फैसला लेते हैं। बहन जी ने अपने दल को किस दिशा में चलाने के लिए फैसला किया है वो उनका फैसला होगा, लेकिन जिस तरीके से 2019 में उन्होंने अपना एक अनुभव गठबंधन करके देखने की कोशिश किया, जिसमें समाजवादी पार्टी का एक आरोप लगा कि नहीं हमको वोट नहीं मिला, उनको वोट मिल गया, तो फिर समाजवादी पार्टी ने कहा हमारा इनसे अनुभव अच्छा नहीं था, फिर कांग्रेस से कहा कि हमारा अनुभव अच्छा नहीं था। तो सभी लोग देखते हैं कि अपने अपने तरीके से गठबंधन करते हैं और अपना फैसला करते हैं, लेकिन जिस तरह से एनडीए का और इंडिया का जो इस तरह मसला चल रहा है, ये फैसला देश में ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि नहीं हम लोग अब भाई एनडीए को हटा देंगे। आप बताइए कि ये श्री अखिलेश यादव जी और आदरणीय जयंत चौधरी जी कितना जोर लगा देंगे, जबकि समाजवादी पार्टी के वहीं मुजफ्फरनगर के सहारनपुर के तमाम ऐसे नेता हैं कह रहे हैं कि बिना बहन जी के लिए हम हरा नहीं पाएंगे मोदी जी को। तो आप सोचिए कि जब बहन जी ने अपना एकला चलो अभियान चला दिया है तो ये स्वतः मान चुके हैं कि हम लोग जीत नहीं सकते हैं, एनडीए का मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते हैं। भले ये टीवी पर आकर बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन ये सच है। प्रैक्टिकल अगर जमीन पर देखेंगे तो पिछड़ों का वोट, दलितों का वोट, आदिवासियों का वोट, खुद मुसलमानों का वोट बड़ी संख्या में एनडीए के साथ अब खड़ा हो रहा है। तो इससे ये मुकाबले में स्वतः नहीं है। हाँ, सही बात यह है कि इंडिया जो नाम रखा है, ये इंडिया नाम रखने वाले कल तक मैं देख रहा था बिहार से चले थे आदरणीय नीतीश कुमार जी, एक विपक्षी एकता बनाने की उन्होंने अहम भूमिका निभाने की कोशिश किया, लेकिन कल की बैठक में मैंने देखा कि फ्रेम से ही गायब हो गए। तो ये तो बड़ा आश्चर्यचकित बात थी कि जो विपक्षी एकता बन रहे थे उसमें जो फ्रंट फ्रेम थे, चेहरे थे, उनको बैक फ्रेम पर कर दिया गया और कांग्रेस पार्टी के चेहरे एकदम फ्रंट पर आ गए। तो कहीं ना कहीं एंटी इंडिया के नाम से जो लोग जाने जाते थे, चाहे वो श्री केजरीवाल जी बार बार भाषण मारते थे कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करता हूं, उसमें तमाम पीडीपी है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, आप इनके इतिहास देखें, कोई सरिया लागू करने की बात करता है तो कोई पाकिस्तान परस्त की बात करता है। चाहे ममता बनर्जी को उठाकर देखेंगे, वो कोलकाता में वो कहते हैं कि नहीं हम मिनी पाकिस्तान बनाएंगे। तो आप उन लोगों की रणनीति उठाकर देखेंगे और एनडीए की रणनीति उठाकर देखेंगे तो ये भ्रष्टाचार बनाम विकास की राजनीति होने जा रही है। जो भ्रष्टाचार करने के एजेंडा बनाए हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं या किए हैं पूर्व में, वो सब एक हो रहे हैं, जो विकास कर रहे हैं और आगे करेंगे वो एक हो रहे हैं। तो जनता विकास के साथ जा रही है और एनडीए 135 करोड़ के हित की बात सोच रहा है और ये जो इंडिया बनाकर काम कर रहे हैं एंटी इंडिया, ये भ्रष्टाचार पैदा करने के लिए काम करना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश और देश की जनता और उत्तर प्रदेश में खास तौर से यहाँ सपा अकेले लड़ेगी आदरणीय जयंत चौधरी के साथ, तो यह मान के चलिए कि 100% हमारे सीट हमारे एनडीए के खाते में आएगी। ये दूर दूर तक किसी भी लोकसभा सीट पर ये लड़ाई में बहुत दूर दूर खड़े रहेंगे। खास तौर से इन लोगों का आपसी मतभेद बहुत ज्यादा है। जितना खटास कांग्रेस का सपा से हो गया है, सपा का बसपा से हो गया है, बसपा का कांग्रेस से हो गया। आप देख लीजिए बहन जी ने कांग्रेस पर क्या क्या आरोप नहीं लगाया, लेकिन अगर वो विपक्ष में चली जाएंगे तो क्या सुनाएंगी वो। तो सारे लोग अपने अपने एजेंडे क्लियर कर चुके हैं कि अब एक तरफ लोग विकास की यात्रा में जुड़ रहे हैं। ये सवाल ऐसा है क्योंकि जब बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो उसमें उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक जैसे हैं, दोनों की नीतियां एक जैसी हैं, इसलिए वो समान दूरी बना के रखेंगी। तो सचिन रावत जी, सवाल आपसे है कि बहन जी तो आपसे इस कदर नाराज है कि आपकी तुलना उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से कर दी और कहा कि आप दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक जैसी नीतियां, एक जैसी विचारधारा, तो वो आपके साथ क्यों आएंगे? तो इतना टकराव तो पहले ही शुरू हो गया है विपक्ष में कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले के लिए सेना तैयार नहीं हुई और जो सिपाही तो पहली मैदान छोड़ करके भागने लगे। कल लालू यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, नीतीश जी भी शामिल नहीं हुए। लेकिन पहला सवाल ये कि जिस तरीके से मायावती ने तुलना की भारतीय जनता पार्टी से, आप उस पर क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए मानस जी, जहां तक जो दलितों के अधिकार की बात, दलितों के हित की बात जो मान्यवर कांसीराम जी करते थे और जो उन्होंने 84 में बहुजन समाजवादी पार्टी बनाई, अब वो बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं रही, क्योंकि अब मायावती जी को सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति करनी है, अपने लिए राजनीति करनी है। वो धन उगाही करती हैं, अपने लिए करती हैं, अपने कुछ लोगों के लिए करती हैं। अब वो पूर्णतः एक्सपोज हो गई हैं, क्योंकि क्या है कि मायावती जी ने खुद कहा था, राज्यसभा के जब यहाँ पे चुनाव थे, विधान परिषद के चुनाव थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एक भी वोट इधर से उधर नहीं होना चाहिए, हमें भारतीय जनता पार्टी की मदद करनी है
और भारतीय जनता पार्टी हमारी मदद करेगी। तो मैं कह सकता हूं मानस जी, अब जो है बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया का जो चेहरा है वो एक्सपोज हो गया है। जब दलितों पे अत्याचार होता है, उम्बा की घटना होती है, हाथरस की घटना होती है, कानपुर की घटना होती है, ऐसे तमाम घटनाएं होती हैं पूरे देश में, तब बहन जी कहाँ होती हैं? तब ना उनका एक ट्वीट आता है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करती हैं जब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनको स्क्रिप्टेड प्रेस रिलीज भेजते हैं, तब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, तब मीडिया के सामने आती हैं। जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अब ट्वीट करने की बारी आई है, अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और विपक्षी दल को कोसना है, तब मायावती जी ट्वीट करती हैं। मैं तो कह रहा था कि आज तो आपका एक बहुजन समाजवादी पार्टी के कैडर था, आपको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर होकर के लड़ाई लड़नी चाहिए थी, क्योंकि देश के लोकतंत्र के लिए लड़ाई है, देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ाई है। लेकिन बहन जी क्यों लड़ाई लड़े, ये भी तो सवाल है। क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार उन्होंने किया था उत्तर प्रदेश में, एक भ्रष्टाचार नहीं है, स्मारक घोटाला और NHRM घोटाला, ऐसे तमाम घोटाले उनके कार्यकाल में उनसे जुड़े। और उसके बाद में क्या हुआ, उनकी सरकार गई, उसके बाद में बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया ने अपने को सिक्योर कर लिया, और वो जब हमेशा सत्ता के साथ रह करके उन्होंने अपने राजनीति कार्यशैली को, राजनीतिक भूमि को बनाती रही। अब जब उनको नहीं बुलाया गया है, जब उन्होंने देखा कि जब इंडिया नाम का एक विपक्ष तैयार हुआ है, तब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कहा गया कि भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और भाजपा और कांग्रेस को कोसो। लेकिन भाजपा को कम कोसना, हो सकता है कि भाजपा को सहयोगी के रूप में उनको लिया जाए, लेकिन क्या होता है कि कांग्रेस को मायावती जी कोसती हैं। एक बात मानस जी मैं आपको बताऊं, जो विपक्षी दल की पार्टियां होती है, मायावती जी इनको क्यों कोसती, ये भी एक सवाल है। सवाल तो सरकार से करने चाहिए, लेकिन मायावती जी नहीं करती। देखिए, आपने बहुत किया कि बहन जिनसे आपका गठबंधन हो जाए। दिल्ली के आपका जो केंद्रीय कार्यालय, वहां पर कुछ नेता भी बीएसपी के पहुंचे हुए थे। वो अलग बात है कि बात नहीं बन पाई, तो अब आप कुछ भी कहें, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि मायावती और मुलायम सिंह के समर्थन से 10 साल आपने यूपीए की सरकार चलाई। अब सवाल आनंद दुबे जी से लेते हैं। आनंद दुबे जी, जिस तरीके से बहन जी तुलना कर रही है कि बीजेपी और कांग्रेस एक है, दोनों की नीतियां एक जैसी है, लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो आपकी अभी भी कमजोर कड़ी बना हुआ है, जहां पर ऐसी खबरें आ रही कि पहले आपने जयंत चौधरी से हाथ मिलाने की कोशिश की, वहां पे बात नहीं बन पाई, तो कल चूंकि चंद्रशेखर वहां पर शामिल नहीं हुए, तो ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद आप भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जो मुखिया है चंद्रशेखर, उनके जरिए उनसे आप बातचीत कर रहे हैं, ताकि जो दलित और जाट का जो गठजोड़ है वो तैयार किया जा सके। और साथ ही दूसरा आरोप ये कि कभी विपक्ष को हराने के लिए लोग ये आरोप लगाते हैं कि बी टीम के तौर पर आप ओवैसी को उतार देते हैं, कभी बी टीम के तौर पर आप बहन जी का इस्तेमाल करते हैं। तो इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए, कभी आम आदमी पार्टी को भाजपा की बी टीम कहा गया, फिर कभी किसी को कहा गया, किसी सबको, मतलब जो इनके साथ ना हो वो हमारी बी टीम हो जाता है। ये गजब का है। मतलब इनके साथ आ जाए तो ठीक है, हमारे साथ नहीं आए और अलग से लड़ जाए तो बी टीम हो जाता है। तो इस तरह की बातें चलती रहती है। देखिए, एक बड़ी स्पष्ट बात है, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम में कहीं से कमजोर नहीं रही। आपको याद होगा कि जब विधानसभा चुनाव था, लोग कहते थे पश्चिम में तो खाता नहीं खुलेगा जी, पश्चिम में तो भाजपा साफ हो जाएगी, और आपने देखा पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी झूम के जीती। कहीं कोई क्या आनंद दुबे जी, क्या आप इससे इनकार करेंगे कि अगर मायावती इस तरह के कैंडिडेट्स ना देती तो शायद आपको इतनी बड़ी जीत ना मिलती पश्चिमी उत्तर प्रदेश से? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने काम के भरोसे पर अपने जो सहयोगियों हैं उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ती है और पूरी निष्ठा के साथ जनता से वोट मांगती है। बाकी सारे कैंडिडेट्स अपने अपने लड़ाने का सब क्या मतलब, इनके कहने का मतलब क्या है कि मायावती जी हट जाएं, वो चुनाव ही ना लड़ाएं? ये संभव है क्या? ये तो वही है कि कोई लड़का एग्जाम देने गया, उसने कहा मैं टॉप इसलिए नहीं कर सकता हूं क्योंकि क्लास में और सारे बच्चे हैं, सबको एग्जाम से बंद कर दूं, मैं अकेले एग्जाम दूंगा, मैं टॉप कर लूंगा। ये कोई बात नहीं हो सकती। आप क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था मायावती को चुनाव लड़ने से रोक दें? ये बहुत ही मतलब बचकाना किस्म की बातें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी दलों को अपने अपने एजेंडे पर चुनाव लड़ने का अधिकार है। अपने अपने जो कार्यक्रम है या उनके वादे हैं उनके आधार पे, अपने संकल्प पत्र के आधार पे जनता के बीच जाने की छूट है। और जनता को जिसको मन करेगा उसे आशीर्वाद देगी, जनता जिसके काम से संतुष्ट होगी उसको आशीर्वाद देगी। अब आप राहुल गांधी जी
अमेठी में गए, हार गए चुनाव, उसके बाद वायनाड चले गए, अमेठी लौट के नहीं गए। अमेठी वाले कह रहे भैया आ तो जाओ, आ तो जाओ। अब ये कहेंगे कि साहब देखिए भाजपा ने हरा दिया हमें अमेठी। तो ये अपने कर्मों से हार रहे हैं, अपनी वजह से हार रहे हैं। एक चीज इन्होंने अभी दलित की बात की, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि दलितों पे बड़ा अत्याचार और ये, अरे राजस्थान में इनकी सरकार है, वहां पर दलित। अरे भैया उत्तर प्रदेश पे बात करिए आनंद भाई, उत्तर प्रदेश पे बात करिए। वीडियो मैं अभी आपको दिखा देता हूं, हम तो उत्तर प्रदेश पे हैं। ये जरा देख लीजिए, ये छत्तीसगढ़ का वीडियो है। नग्न होकर आदिवासी और दलित छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कहा किसकी सरकार है, और विधानसभा के बाहर है। ये शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, जो दलितों के नाम पर, अल्पसंख्यकों के नाम पर सदियों तक वोट लेते रहे। कहते हैं ना कि तुमने सदियों से लूटा हमारा सुकून, अब न हम पे चलेगा तुम्हारा फसूं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने सदियों तक धोखा देकर, झूठ बोलकर वोट लेने का काम किया, लेकिन इनकी कलई खुल चुकी है। और इसीलिए जो बेल पर बाहर है, जो जमानत पर बाहर है, जो चारा घोटाले में जेल में है, जो अलग अलग मामलों में जेल में है, उनकी सदारत में, उनकी अध्यक्षता में गठबंधन बन रहा है। और किसको बचाएंगे? लोकतंत्र को। अब देखिए लालू जी जब 1997 में जेल गए तो उस समय तो मोदी जी नहीं थे, ना अमित शाह जी थे। मानस भाई 2 मिनट का समय दीजिएगा हमें भी। पार्टी के पास नहीं थी तो वो जेल गए, और जेल गए तो उनको लगा कि लोकतंत्र जो है वो खतरे में आ जाएगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। तो उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए सबसे मजबूत राबड़ी देवी को समझा। और कोई उनके पार्टी में रघुवंश बाबू रहे हो या जितने लोग, कोई इस काबिल नहीं था जो बिहार का मुख्यमंत्री बन पाता। तो उन्होंने राबड़ी देवी जी को बनाया, क्योंकि लोकतंत्र वही बचा सकती है। उसी तरह कांग्रेस पार्टी पर अवैध कब्जा करने वाले गांधी परिवार को बचाने के लिए ये गठबंधन बनाया जा रहा है। और जितने भी दल हैं वो अपने अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, अपने अपने कुनबे को बचाने के लिए और अपने अपने चोरी के धन को खपाने के लिए इस तरह के प्रायोजित कार्य करते हैं। बोलिए सचिन जी, आप जवाब देना चाह रहे थे। देखिए मानस जी, मैं तो कहता हूँ इतनी सार्थक चर्चा हो रही है, लेकिन इस तरह की अगर भाषा का प्रयोग किया जाएगा कि अवैध क्या होता है, अगर हम कहें कि नरेंद्र मोदी अवैध हैं, योगी आदित्यनाथ अवैध हैं, तो ये गलत है ना। अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया, देखिए अवैध तो अवैध कब्जा कहाँ से हुआ? अवैध कब्जा कहाँ से हुआ ये बताइए ना। अवैध कब्जा कहाँ से हुआ? देश के बनाने में हमेशा कांग्रेस ने योगदान दिया है। आरएसएस और मानववादी सोच के लोगों ने देश को तबाह किया है। देश को आजादी की लड़ाई में माफीनामा लिखते थे, आरएसएस के लोग माफीनामा लिखते थे। अरे इनके गोडसे को मानने वाले लोग हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग मत करिए। आप मुद्दों पर राजनीति, मुद्दों पर चर्चा करिए आनंद जी, मुद्दों पर राजनीति करिए ना। नहीं, मुद्दों पर राजनीति करिए, इस तरह की भाषा का प्रयोग मत करिए। इस तरह की भाषा का प्रयोग मत करिए। और भी सवाल है। परिवार की गुलामी कर सकता है जो कांग्रेस जो चाटुकारिता कर सकता है। गजब हाल है। और मोदी की कौन चाटुकारिता कर रहा है बैठ करके? योगी आदित्यनाथ जी की कौन चाटुकारिता कर रहा है? अरे आप जैसे लोग कर रहे हैं चाटुकारिता। कम से कम भाषा की मर्यादा रखिए ना। आप मुद्दों पे चर्चा करिए। आज ये लोग मानस भाई डरे हुए हैं। ये लोग राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद से डरे हुए हैं। कल जिस तरह से इंडिया नाम का प्रपोजल आया है तो इन लोगों को डर लग गया है। ये लोग डरे हुए लोग हैं। ये लोग पहले भी डरे थे अंग्रेजों के समय, अब भी डर गए हैं, क्योंकि कांग्रेस ने और पूरे विपक्ष ने नाम दिया इंडिया। जब से इंडिया नाम आया है तब से ये लोग डर चुके हैं। मेहमान है आनंद दुबे जी, प्लीज। दीपक रंजन जी, विपक्षी एकता की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, बहन जी का रुख अपनी जगह, लेकिन कल जो तस्वीरें देखी गई उसके बाद से एक चर्चा और शुरू हुई। वो चर्चा इस बात की है कि कल जो बैठक हुई उसको एक तरीके से उसमें फ्रंट पर कांग्रेस थी। उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें नीतीश जी गए, लालू जी गए। तो ये कौन सी एकता? ये कहा जा रहा है कि अभी एकता शुरू नहीं हुई, अभी गठबंधन का ने पूरा आकार लिया भी नहीं और मतभेद पहले शुरू हो गए। कैसे होगी लड़ाई? देखिए मानस भाई, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैंने अपना बोलना शुरू किया और मैंने इंडिया के बारे में हमने कहा कि जो इंडिया शब्द है उससे मैं बड़ा उत्साहित है।
लेकिन हमें लगता है हमारे आनंद दुबे भाई को इंडिया सब से कुछ बड़ा बेचैनी और हैरान परेशान से दिख रही है। क्या इनको इंडिया सब पसंद नहीं है क्या? हमने तो कहा कि हमें इंडिया सब इंडिया अबू आजमी साहब से पूछ लीजिए। अबू आजमी ने अब चुप हो जाओ। अभी बहुत से लोगों को मैं बता दूंगा कि कौन क्या है कौन क्या नहीं। अभी आपने पूछा मनोज भाई, मेरी बात सुनना सीखो। भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की बात बता रहा हूँ, अपना गुजरात नहीं दिखा रहा हूँ। पूरा गुजरात डूबा जा रहा है, राजकोट पूरा डूब गया जहाँ से प्रधानमंत्री पूरा राजकोट डूबा हुआ। आपको बताया मणिपुर के बारे में एक शब्द बोला, एक शब्द मुंह से फूटा मणिपुर के बारे में। अरे जब देश का प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा दुबे जी, तो आप क्या बोलोगे? कल 38 दलों की बैठक की, किसी घटक दल ने, किसी ने जो है अलायंस पार्टी के किसी पार्टी के नेता ने बोला महंगाई पर, किसी ने एक शब्द कहा, किसी ने मणिपुर के बारे में एक शब्द पूछा। अच्छा मानस भाई, आपने बात पूछा आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए, आदरणीय लालू यादव जी के लिए। देखिए नीतीश कुमार जी का पहले से कार्यक्रम था, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, वो चार्टर्ड प्लेन से आए थे। और आदरणीय लालू जी यादव चूंकि सामान्य जहाज से आए थे और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, सबको मालूम है कि उन्होंने अपना स्वास्थ्य का उनका उपचार भी चल रहा है, ओवरऑल उनको जल्दी स्वस्थ करो, किसी को स्वस्थ हो भी रहा है। तो उनके क्षेत्र में जो है बहुत बड़ा मेला लगता है मानस भाई, और उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में वो एक प्रदेश के बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और अपने क्षेत्र की जनता से जुड़े हुए हैं। क्षेत्र की जनता ने उनको मेले में बुला रखा था, उस मेले के मुख्य अतिथि वो थे। वो कह करके सबसे गए और सबको बता करके गए, और चूंकि वो चार्टर्ड प्लेन से आए थे मानस में, इसलिए आदरणीय लालू यादव जी को भी अपने साथ लेकर के चले। और देखिए तेजस्वी जी भी नहीं थे, अखिलेश जी भी नहीं थे। अरे जहाँ पेट में क्यों दर्द हो रहा है, कौन था कौन नहीं था? अरे भाई आनंद जी को बड़ी दिक्कत है। मानस भाई इनके तरफ 38 दलों में कौन था कोई जानता भी नहीं। हकीकत आपको बता दो कौन था कौन नहीं था, क्या था क्या नहीं था, कोई ध्यान में नहीं दिया, किसी नोटिस नहीं किया। हमको लगता है मोदी जी भी नहीं जानते होंगे। अच्छा कल एक कार्यक्रम था पोर्ट ब्लेयर में, एयरपोर्ट का डिजिटल उद्घाटन ये कर रहे थे, और आनंद भाई सिर्फ एक शब्द में कहिएगा मेरी बात पे हाँ या ना, कि मोदी जी अकेले हैं कि नहीं? अकेले आप सब पे भारी हैं, या अकेले हैं कि नहीं हो? आपकी पार्टी के एनडीए के सबसे बड़े चेहरा है कि नहीं अकेले? अरे मोदी जी के साथ 140 देशवासियों का आशीर्वाद और प्रेम है। 140 देशवासियों का आशीर्वाद और प्रेम है। एनडीए के सहयोगियों का नहीं बताया। मोदी जी के साथ सच्चाई की, ईमानदारी की, कर्मठता की ताकत है। आप लोगों की तरह गोदाम में टंगी हुई उस पार्टी नहीं है। समाजवादी हम भी बोलो मेरी आवाज म्यूट कर दिया करिए। इस तरह से बात नहीं आ पाएगी। मैं समाजवादी पार्टी की स्थिति ये है कि हमने मोदी के टाइम में सुन रहा हूँ, हमने मोदी के टाइम में सुन रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि अकेले है कि नहीं है, अकेले भारी है कि नहीं, आप बताइए। अरे मोदी जी ने तो आपकी पूरी पार्टी को हैसियत बता दी भाई। आनंद दुबे जी 14 से लेकर एक शब्द चिल्लाऊंगा, बोल नहीं पाओगे, एक शब्द नहीं बोल पाओगे, एक शब्द। मानस भाई 10 सेकंड, मानस भाई 10 सेकंड दीजिए मुझे भी। अनिल दुबे जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, एक सवाल तब अभी आते हैं आपके पास, राजनीति कर रहे हैं। मेरी बात नहीं आ पाई मानस भाई, देखिए उन्होंने इंटरप्ट किया, मेरी बात नहीं आ पाई। उन्होंने अनिल दुबे जी के पास आ रहा है। मैं 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूँ। कल मोदी जी ने गाना गुनगुनाया, हालांकि कार्यक्रम वो सरकारी था, लेकिन उसको पूरी तरीके से उन्होंने विपक्ष के ऊपर केंद्रित कर दिया। कल उन्होंने गाना गुनगुनाया कि चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। अरे हमारे तो एक चेहरे पे कई चेहरे, इनका खुद ही एक चेहरा, कितने चेहरे इन्होंने लगा रखे हैं। खुद ही अपने ऊपर गाना गा रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि किसके ऊपर गाना गा रहे हैं, किसके ऊपर वो गाना फिट बैठ रहा है, किसके ऊपर आप समझ नहीं पाए। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे, एक चेहरे पे कई चेहरे, एक मोदी अपने चेहरे पे कई चेहरे लगा रहे हैं, एक मोदी अपने चेहरे पे कई चेहरे लगा रहे हैं, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं,
एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। कौन चेहरा मोदी अपने चेहरे पे कौन चेहरा लगा लेते हैं। अनिल और यही दुबे जी से तरफ सवाल जरूर अनिल बोले बीजेपी की तरफ से अनिल दुबे जी से सवाल अनिल दुबे जी से सवाल। अनिल दुबे जी, पहले इस बात के कयास लगाए जा रहे थे, इस बात की चर्चा हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी से बातचीत कर रही है, लेकिन कल की बैठक में एक और महत्वपूर्ण बात हुई। चंद्रशेखर जी जो जयंत चौधरी जी के साथ लगातार कदमताल कर रहे थे, कल विपक्ष की बैठक में वो शामिल नहीं हुए। चर्चा इस बात की अब जोर पकड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते चंद्रशेखर। देखिए, राजनीति में सब लोग एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, बातचीत चलती रहती है, सबकी। अरे भैया, अनिल दुबे जी से पूछा गया है, अनिल दुबे जी से पूछा गया है। अनिल दुबे जी से मैंने सवाल पूछा था, प्लीज आनंद दुबे जी आपके पास आता। अनिल दुबे जी, मेरा सवाल ये था कि जयंत चौधरी से भारतीय जनता पार्टी की बात चल रही थी, ये खबर बिल्कुल सार्वजनिक थी और खुद भूपेंद्र चौधरी जी का एक बयान भी आया कि हम उनका स्वागत करते अगर वो आते हैं। लेकिन कल की विपक्ष की बैठक में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये हुआ कि चंद्रशेखर जी को वहां पर पूछा नहीं गया, वो उस बैठक में शामिल नहीं हुए। खबर इस बात की बीजेपी के साथ जा सकते हैं, यानी अगर बहन जी नहीं भी आती है तो चंद्रशेखर एक विकल्प के तौर पर बीजेपी के साथ। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरीके से फिर से कमजोर करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जनाधार आपका वहीं पर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत मजबूत है, और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश मजबूत नहीं होगा तो ये 15 दिनों से लगातार सूत्रों के आधार पर रोज जो है राष्ट्रीय लोकदल से और चौधरी जयंत सिंह से समझौते की अफवाह न फैलाई जाती। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल मजबूत है और चौधरी जयंत सिंह का नेतृत्व मजबूत है। वहां की जनता का चौधरी जयंत सिंह में विश्वास बढ़ा है, राष्ट्रीय लोकदल में विश्वास बढ़ा है। और 1600 गांव में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1600 गांव में हम समरसता अभियान का पहला चरण चला रहे हैं, और उस समरसता अभियान में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, जिस तरह लोग जुड़ रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है। और चंद्रशेखर आजाद जी, अभी मैंने कहा ना कि अभी ये दूसरी बैठक है, अभी इसमें बहुत लोग जुड़ेंगे, अभी इसमें जुड़ने की प्रक्रिया बंद नहीं हुई है, दरवाजे खुले हुए हैं। अभी इसमें बहुत से लोग जुड़ेंगे, बहुत से लोग आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया को मजबूत करने का काम करेंगे। और इसमें आज से 10 दिन पहले तो कहा जाता कि राजभर जी भी साथ नहीं जाएंगे, लेकिन देखिए बीजेपी ने किस खूबसूरती से उनको अपने साथ ले लिया। तो इस बात की क्या गारंटी कि आपका साथ? चंद्रशेखर जी राष्ट्रीय लोकदल के साथ हैं, चौधरी जयंत सिंह के साथ है, और राष्ट्रीय लोकदल और चौधरी जयंत सिंह चंद्रशेखर जी के साथ है, ये कोई अलग नहीं है। और इस गठबंधन में जो ये विपक्ष का हमारा गठबंधन बन रहा, ये अभी लगातार इसमें लोग जुड़ते जाएंगे और ये मजबूती की तरफ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन से घबरा कर के अफवाहें फैलाने का काम कर। अरुण राजभर जी, जो बीजेपी या एनडीए का जो गठबंधन है, मेरठ के क्षेत्र में बहुत मजबूत है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, अवध का क्षेत्र है। 2 ही टारगेट थे बीजेपी के कि पूर्वांचल, जहां पर आपने बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जब आप अखिलेश यादव के साथ थे। आजमगढ़ की कोई सीट आपने नहीं जीतने दी, गाजीपुर की सीट नहीं जीतने दी आपने, मऊ में बमुश्किल एक सीट निकल पाई। पूर्वांचल तो मजबूत हो गया, आपका अनुप्रिया पटेल, निषाद पार्टी और बीजेपी गठबंधन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अभी भी एक चुनौती के तौर पर है, वहां के लिए क्या प्लानिंग है आप लोगों की गठबंधन? देखिए, अभी ये हमारे बोल रहे थे आरएलडी के हमारे बड़े भाई हैं अनिल दुबे जी, कह रहे थे कि हमारे पास बहुत जनाधार है। कै सीट लड़े थे 2019 में, इनको खुद पता होगा कै सीट जीते थे। तब सपा का गठबंधन था बसपा से, फिर इनकी पार्टी से 3 दल मिलकर लड़ रहे थे, तब ये एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। अब इनके साथ कौन है? ये है और समाजवादी पार्टी है। अब सोचिए कितने वोट से हारे थे, अब एक दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे। हाँ ठीक है, आजाद समाज पार्टी का इस्तेमाल करना हुआ था खतौली में, तो उनको अपने साथ रखे थे। जब चुनाव खत्म हो गए तो जिस तरह के हालात पैदा किए गए, जिस तरह से मुजफ्फरनगर में चौधरी साहब को, चौधरी अजीत सिंह जी को हराने का काम हुआ, जिस तरह से बेईमानी की गई, जिस तरह बागपत में बेईमानी की गई, वो इस देश की जनता थोड़ी छुपी हुई है। देश की कांग्रेस को, आरएलडी को, फलाना को, जनता किस तरीके से हराने का काम किया गया। जनता जो है के साथ थी, गठबंधन के साथ थी,
और आप देखिएगा इस बार हमारा गठबंधन चला गया था, ये दावा करते हैं 38 सीट पर लड़े थे, 8 सीट जीते हैं। अब सोचिए जो 38 सीट पर लड़ा हो, 8 सीट पाया हो, वो दावा करे कि हम लोकसभा की पश्चिम की सब सीट जीत लेंगे, तो फिर ये सपना देख रहे हैं खाली। ये दिन में भी सपना देख रहे हैं मुंगेरी लाल वाला, रात को भी मुंगेरी लाल वाला सपना देख रहे हैं, लेकिन इनको कामयाबी नहीं मिलेगी। पूरब से लेकर पश्चिम तक और मध्य तक सब एनडीए के साथ मजबूती से विपक्ष लड़ाई में नहीं रहेगा। आज नोट कर लीजिए, ये दावा कर लेना, चिल्ला लेना, लेकिन इनको उत्तर प्रदेश की पब्लिक वोट नहीं देगी, क्योंकि ये क्या करते हैं। अभी कुछ दिन तक यही दुबे जी कह रहे थे कि सपा से हमें 12 सीट नहीं मिलेगा तो हम तीर तलवार चला देंगे। अभी तो छोड़िए, अभी तो सीट बंटवारा होने दीजिए, ये छोड़ के भाग जाएंगे वहां से। ये अभी दावा लाख कर लें, अभी जब सीट का फार्मूला तय होगा तो अभी ये 12 सीट मांग रहे हैं। अब वहां 12 सीट नहीं मिलेगी, अभी कहेंगे कि हम जहां मिलेगा वहां चले जाएंगे। कांग्रेस के सामने इनका तय हो रहा है, लेकिन ये सपा हम लोग अपनी सीटों को लेकर के और हम लोग जहां जो जीतने की स्थिति में होगा वो लड़ने का काम करेगा। किसी भी दल का नजर नहीं मिल रहा है वहां, चाहे वो श्री नीतीश कुमार यादव जी को देख लीजिए, नीतीश कुमार जी को, तो ये मानस भाई 2 मिनट हमें भी दे दीजिएगा। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। क्या हो गई फिर वही भ्रष्टाचारी आपस में बैठ गए। दिल्ली में यही कांग्रेस पार्टी केजरीवाल साहब के खिलाफ खूब कहती थी ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, 2 नेता मंत्री जेल में भी है और भ्रष्टाचारी के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि विकास की जो योजना चल रही है, जो जन कल्याणकारी योजनाओं को हम आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इस राष्ट्र को आकर्षित करने की योजना बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बना करके आगे बढ़ा रहे हैं, विकास को देने में लगे हैं, लेकिन ये विकास को रोकने में लगे हैं। ये इनका एक एजेंडा, खाली विकास को रोको। प्रधानमंत्री कैसे रुके। पाकिस्तान में कांग्रेस जा कहती है कि हमें प्रधानमंत्री मोदी को हराना, ये आप भी मेरे चीन में जाएंगे तो कहेंगे कि आपको प्रधानमंत्री मोदी को हराना है, यहाँ सब हमें दिखाई दे रही है। हमारा साथ सोचिए कि जब ये देश में नहीं कोई साथ दे रहा है तो ये पाकिस्तान से सहारा ले रहे हैं, चीन से सहारा ले रहे हैं, लेकिन न पाकिस्तान वाले उत्तर प्रदेश में वो करेंगे न चीन वाले करेंगे। और चाहे दुबे जी चाहे सहारनपुर में चले जाए, चाहे बलिया में आ जाए, लेकिन कांग्रेस इनको ये भी जान रहे हैं। राजभर जी प्लीज, राजभर जी और अनिल दुबे जी। सचिन रावत जी, जिस तरीके से कल बैठक हुई, बैठक में आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आपने वजह गिना दी, दीपक रंजन जी ने भी वजह गिना दी, इंडिया के नाम को लेकर के भी विरोध जताया था नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार जो इस पूरे विपक्षी एकता गठबंधन की लंबे समय से अगुवाई कर रहे थे, एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे, इस नाम पर भी आपत्ति थी, जो इंडिया जो नाम आपने रखा उस पर भी आपत्ति थी। तो क्यों ना माना जाए कि जिस तरीके से अभी से ही मतभेद शुरू हो गए छोटी छोटी बातों को लेकर के, और जिसका जिक्र कर रहे थे अभी अरुण राजभर, देखिए बड़ा अहम मुद्दा खबर इस बात की 12-15 सीटें आप मांग रहे हैं, इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल को भी सीटें चाहिए होंगी, तो समाजवादी पार्टी क्या आधी सीटों को चुनाव लड़ेगी? ये एक बड़ा पेच नहीं है? देखिए मानस जी, कोई पेच गठबंधन में नहीं है, और जहां तक नीतीश कुमार जी की जो आप बात बता रहे हैं, सर्वसम्मति से नाम प्रपोज हुआ, श्री राहुल गांधी जी ने नाम दिया और सर्वसम्मति से उस पर मोहर लगी, उसके बाद में उस नाम को डिक्लेयर किया गया। और जहां तक सीटों की बात है, हम लोग मिल बैठ करके तय कर लेंगे कि किसको कहाँ लड़ना है। हमें तो ये बड़ी हास्यास्पद चीजें लगती हैं कि अरुण भाई को, आनंद भाई को, दोनों लोगों को अपने घरों में कोई चीज नहीं दिखती है। अपने घर में आग लगी होगी उसको नहीं देखेंगे, पड़ोसी घर में झांक करके देखेंगे कि क्या हो रहा है। अरे भैया, आप अपने परिवार में है, अपने परिवार की चिंता करिए। हम लोग मिल बैठ करके तय कर लेंगे और स्वच्छ गठबंधन बनेगा, जनता के साथ में जो जनता के मुद्दे हैं उसका गठबंधन बना है। हमारे यहाँ किसी स्वार्थ की राजनीति के लिए गठबंधन नहीं बना है कि हमको किसी अपने बेटे को विधायक बनाना है, किसी को मंत्री बनाना है, हम दल बदल लें, हम उसके दल में चले जाएं, हमें अपना कुनबा बढ़ाना है, ये सब चीजें नहीं। देखिए, जनता के जो मूल मुद्दे हैं उनको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाली, श्री राहुल गांधी जी ने 3,500 किलोमीटर की जो यात्रा की, उससे पूरे देश में कहीं ना कहीं एक मैसेज गया है कि आने वाले समय में जो देश में महंगाई थी, बेरोजगारी थी, में शामिल नहीं हुए थे सचिन जी, सिर्फ शुभकामना भेज दी थी। नहीं तो देखिए, शामिल नहीं हुए थे। देखिए क्या है, जी, जहां तक देखिए यात्रा में कौन शामिल हुआ कौन नहीं शामिल हुआ, लेकिन जनता ने उस यात्रा का स्वागत किया और उस यात्रा को जन समर्थन दिया। और आज की डेट में जो परिस्थिति
जो बनी है, जिसमें लगातार संविधान को कमजोर किया जा रहा है, लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से कहा था, जो दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखरता पूर्वक लड़ता हुआ दिखेगा, कहीं ना कहीं उसके साथ बातचीत होगी और वो दल संविधान को बचाने के लिए साथ आ सकता है। अभी तो 26 दल आए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो महाराष्ट्र में भी मीटिंग होगी, हो सकता है पश्चिम बंगाल में भी मीटिंग हो, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो भी स्वरूप तय होगा वो आपको बताया जाएगा, सभी लोगों को दिखेगा। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि देखिए, इस बार का चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, क्योंकि जिस तरह से मोदी चेहरे की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और पहले भी कर रही थी, अब भी कर रही थी। 2 राज्यों में चुनाव हुए, हिमाचल में हुआ, कर्नाटका में हुआ, मोदी चेहरे पे चुनाव लड़ा गया मानस जी, उनके पोस्टर लगाए गए, उनकी रैलियां कराई गई, क्या हुआ? हारे ना, चुनाव हारे हैं ये लोग। और उसके बाद में अभी 4 राज्यों में चुनाव होने वाला है मानस भाई, उसमें भी देख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में सरकार नहीं बनाने वाली है, क्योंकि जिस तरह से एक आदिवासी व्यक्ति पर वो किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मूता था। तो मैं कह सकता हूं कि यही इनकी मानसिकता है, यही इनकी सोच है, वो सोच दर्शाती है। अभी मैंने उत्तर प्रदेश के 4 दलितों के उत्पीड़न गिना दिए, तो ये लोग राजस्थान चले गए, इनको उत्तर प्रदेश से नहीं मतलब है। ये लोग क्या है, प्रश्न कोई और पूछेंगे, जवाब कोई और देंगे। क्योंकि आनंद भाई, लेकिन सुनिए आनंद भाई बस 10 सेकंड, मैं तो एक कहूंगा, आप भाई हैं अपने, ऐसे बीच में इंटरप्ट किया करिए, हो सकता हो संबित पात्रा के रिप्लेस के तौर पे आपको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन कम से कम ये डिबेट गंभीरता पूर्वक चल रही है, इसमें सब लोग अपनी बात रखेंगे तो स्वच्छ बात रहेगी। अभी हम बोल लेंगे फिर आप इंटरप्ट करेंगे तो ये फिर दर्शक भी नहीं सुन पाएंगे कौन क्या कह रहा है। कंप्लीट करिए सचिन जी अपनी बात। जी, जहां तक मैं मानस भाई यही बता रहा था कि अब जो है मुद्दों को लेकर के लड़ाई है, क्योंकि आप जो है ग्राउंड पे आप लेकर के जाइए, जहां पे आप पूछिए जाकर के महंगाई के क्या हाल हैं। आज जो मिडिल क्लास है उसका रोजगार नहीं है, उसकी कमर टूट चुकी है और वो सरकार बदलने के लिए तैयार बैठा है। दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, अगड़े हो, जो भी वर्ग है, वो सिर्फ और सिर्फ इस बार मुद्दों को लेकर के वोट करने वाला है। अब उनको किसी से नहीं मतलब है, 38 जोड़ लो, 40 जोड़ लो, 50 जोड़ लो, लेकिन अब जनता परिवर्तन के मूड में है। 2022 में जिस उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को फिर से पूर्ण बहुमत दिया, आपको लगता है कि 1 साल में वो इतनी नाराज होगी कि 2024 में यूपी से साफ कर देगी? ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए मानस भाई, पिछली बार वोट कितना मिला 2022 में? 42% भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन और जितना भी वोट था वो विपक्ष को मिला था। अब जो है 1 साल के बाद में एक तरफ 65% वोट होगा और एक तरफ 35% वोट होगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो वोट का ये समीकरण है, ये समीकरण डिसाइड करेगा कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में करारी हार होने वाली है। नॉर्थ ईस्ट में तो कहीं है नहीं। ये जो है, जैसे मध्य प्रदेश चुनाव हारेंगे, इनके पास जो बड़े राज्यों में एक उत्तर प्रदेश बचेगा, गुजरात बचेगा, असम बचेगा, और उसके बाद में इनके पास कुछ नहीं बच रहा है, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं हमारे अलायंस की सरकार है, हमारी सरकार है। तो मैं कह सकता हूं कि अब उत्तर प्रदेश परिवर्तन के मूड में आ चुका है। चलिए ठीक है आनंद दुबे जी, जिस तरीके के गठबंधन बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, तमाम तरह के नए प्रयोग किए जा रहे हैं, क्या कोई ऐसी भी संभावना है कि आप बहन जी से बातचीत करने की कोशिश करें, मायावती से बात करने की कोशिश करेंगे क्या आप लोग? नहीं, देखिए, एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। आने वाले समय में जो भी हमारे विचारधारा से संबंध रखता है, जो हमारे कार्यक्रमों में, हमारी नीतियों में, हमारे जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, उनमें अगर जिनका भरोसा रहेगा और जिनके साथ ऐसा लगेगा कि हम मिलकर चल सकते हैं, ऐसी सभी दलों से बातचीत होगी। ये राजनीति में चलता रहता है। लेकिन एक चीज मैं अभी सुन रहा था सचिन रावत जी को, इन्होंने तो मुझे नई नसीहत दी, अच्छी बात है। मैं इनको एक चीज बताना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने निकले हैं और लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी किस पर है? कांग्रेस पार्टी पर। उस कांग्रेस पार्टी पर जिसने इस देश में 90 बार से ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाए हैं, जिसने 1953 में पेप्सू प्रांत था तब पंजाब और पटियाला मिला के, वहां की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया। इसके अलावा 1959 में केरल की सरकार को बर्खास्त किया और ऐसी तमाम सरकारों को बर्खास्त करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। लोकतंत्र को कुचलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और तो और
कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी जी पे चुनाव में धांधली का आरोप लगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके चुनाव को निरस्त किया। ऐसा इनका लोकतंत्र, और उसको बचाने के लिए इन्होंने देश में इमरजेंसी थोप दी। और सुनिए, मजरू सुल्तानपुरी को सिर्फ नेहरू जी के विरोध में गीत लिखने की वजह से 2 साल जेल में रहना पड़ा। किशोर कुमार जी गाना न गा पाए, इस पे ऑल इंडिया रेडियो ने उनको बैन कर दिया। तो इस तरह का कांग्रेस का लोकतंत्र है, और जिसके पार्टी में लोकतंत्र नहीं है वो लोकतंत्र बचाने निकला है। और एक चीज, अभी हमारे भाई दीपक रंजन चेहरे वाला गाना गा रहे थे, ये तो मोदी जी ने कहा जनता कह रही है क्या, जनता आपके लिए गाना गा रही है। धर्मेंद्र जी की एक फिल्म में इज्जत उसका गाना है कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छिपी रहे, खुद से भी जो खुद को छिपाए क्या उनसे पहचान करे, तो छिपा भी नहीं, आपका तो छिपा भी नहीं, हटाइए, छोड़िए आलम भाई, आपका तो छिपा भी नहीं, सब उजागर हो गया, सब उजागर हो गया, जनता ने मिलना छोड़ दिया, उजागर होने के बाद आलम भाई जनता ने मिलना छोड़ दिया, और 2024 में वोट देना भी छोड़ देगी, 2024 में आपको सबक दिखाएगी। अपने जहाज को जितना चढ़ाते जा रहे हो आप सबको, 24 में ये बड़ा जहाज डूबने वाला है, जितना बड़ा करते जा रहा है 24 में इतिहास गवाह मानस भाई, डूबता में से बड़ा जहाज है, और जिस तरीके से जहाज में लोगों को भरते जा रहे हैं, क्या मिली ऐसे लोगों से जिनकी फितरत खुल गई हो, क्या मिली ऐसे लोगों से मानस भाई, गाना बदल चुका है आनंद भाई, गाना बदल चुका है, क्या मिली ऐसे लोगों से जिनकी फितरत खुल चुकी हो, अब गाना बदल चुका है, क्या मिली ऐसे लोगों से जिनकी फितरत खुल चुकी हो, तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी एनडीए की पूरी फितरत खुल चुकी है, इसलिए जनता आपके संपर्क में नहीं है, जनता आपसे पीछा छुड़ाना चाहती है, आनंद भाई जनता आपसे पीछा छुड़ाना चाहती है, एक चेहरे पे कई चेहरे लगाते जा रहे हैं, एक चेहरे पे कई चेहरे लगाते जा रहे हैं, और जनता की फितरत आपकी खुल चुकी है, फितरत आपकी खुल गई है, छोड़िए फितरत खुल गई, शिक्षा रोजगार महंगाई मणिपुर में बोलेगा। अब गाना पढ़ करके गाना तो वहाँ पर कितने गाने सुना दे, अब जब आदमी के पास बोलने का खत्म हो जाता है तो आदमी पढ़ करके गाना सुनाने लगता है। गाने तो हम लोग सावन में भी बजाते हैं, आप सुनते रहिए। भगवान ने अगर आपको गीत संगीत नहीं दिया, आपको साहित्य का बोध नहीं दिया, आपको केवल आपको हल्ला बोल पार्टी है, फितरत खुल गई इससे जनता जो है, अरे भाई फितरत क्या मिली ऐसे लोगों से, जिनकी फितरत खुल चुकी हो, जिनकी फितरत से आप कुछ भी कर लो, आप कुछ होने वाला नहीं है, आप कुछ होने वाला नहीं है। इंडिया पूरी तरीके से मजबूत है, भारी है इंडिया, और जीतेगा भारत, जीतेगा भारत, जीतेगा भारत। लेते हैं अनिल दुबे जी, क्या अभी भी कोई ऐसी गुंजाइश है कि जो इंडिया बना है वो बीएसपी से, मायावती से कोई बातचीत करने का प्रयास कर सकता है? क्या कोई गुंजाइश बची है, खास तौर से तब जब मायावती एक तुलना कर रही है गठबंधन की कि जिस तरीके का एनडीए जातिवादी है वैसे ही आप लोग भी, इंडिया भी जातिवादी है, क्या अभी भी कोई उम्मीद बची है अनिल दुबे जी? देखिए मानस, अभी तो ये 2 बैठक हुई ना विपक्ष की, दूसरी बैठक में 26 दल इकट्ठा हुए और उसमें जो है गठबंधन का नाम दिया गया, और इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी लगातार प्रयास में है, और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो प्रयास शुरू किए थे उस प्रयास को हम और मजबूती के साथ जोड़ने में लगे हुए हैं। और हमने पहले भी कहा, आपने पहले चरण में सवाल पूछा, हम बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी से ये अपील करेंगे, ये अनुरोध करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लड़ाई विपक्ष ने, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है, जिसमें 26 दल आए हैं, उस लड़ाई को मजबूत करने का काम करें, और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी इस गठबंधन में और लोगों को जोड़ने के लिए
प्रयासरत है और ये गठबंधन और मजबूत बनेगा और लोग इस गठबंधन से जुड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो घबराहट है वो घबराहट बढ़ती ही चली जाएगी। अच्छा, हमारे ख्याल से शायद राजभर जी हमारे साथ नहीं है। सचिन जी से एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। कहा यह जा रहा है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुंभा जोड़ा, विचारधारा से मेल नहीं और सारे दल एक साथ आगे कब तक खिंच पाएगा गठबंधन? चुनाव आते आते बना रहेगा या उससे पहले कोई विघटन हो सकता है? देखिए मानस जी, अब तो गठबंधन बन चुका है और हमारे जितने भी 26 दल हैं उनसे बातचीत हो चुकी है, और जो भी दल देश को बचाने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए आएगा उसका स्वागत है, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ गोडसे को मानने वाले, पूजने वाले लोग हैं, एक तरफ गांधीवादी विचारधारा वाले लोग, सामाजिक विचारधारा वाले लोग, समाजवादी विचारधारा वाले लोग, तो कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह की विचारधारा वाले लोग, जो मतलब एक विचारधाराओं पे ये पूरा चुनाव होगा। और जितने भी हमारे पुराने और पार्टियां थी, उनके नेता रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने अपना व्यक्तित्व रखा, सारी बातचीत हुई, तो कहीं ना कहीं सभी लोगों ने भारत को बचाने के लिए, भारत को बनाने के लिए विजन की राजनीति तय की है, और उस विजन का नाम दिया है इंडिया। अब इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया, ये सबको पता है। लेकिन क्या हुआ, कल से जो है भारत और इंडिया में फर्क करने लगे भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने अपने ट्विटर वॉल पे लिखा, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम भारत। कल तक इंडिया था, आज भारत कर लिया। अब जो इन लोगों ने जितने भी योजनाएं स्टार्ट की हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट की, स्किल इंडिया स्टार्ट की है, क्या उसका भी नाम बदलेंगे? प्रधानमंत्री जी बाहर जाएंगे तो अपने को बताएंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, इंडिया नहीं बताएंगे क्या? ये सब चीजें जो आप ये कन्वर्जन करने की राजनीति करते हैं, इसी से देश को दिक्कत होती है, इसी से जनता को परेशानी होती है। समय का बहुत अभाव है, इसलिए आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। आज हम बात कर रहे थे कि मायावती की कि आखिर मायावती किसके साथ जाएंगी, लेकिन आज उन्होंने इस चर्चा पर ही विराम लगा दिया और ये कह दिया कि जिस तरीके से एनडीए है वैसे ही इंडिया है, यानी दोनों ही गठबंधनों में कोई फर्क नहीं, और वो एकता चलो की नीति पर, यानी जो आने वाले लोकसभा चुनाव है उसमें वो अकेली मैदान में उतरेंगी। लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर मायावती की इस फैसले के पीछे वजह क्या है, किसका खेल बनाएंगी बहन जी या किसका खेल बिगाड़ेंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि मायावती के इस ऐलान के बाद तमाम सियासी दल मायावती के इस फैसले को लेकर अपने अपने तरीके से समीक्षा कर रहे हैं। कल फिर किसी नए विषय पर आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।